हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर मॉडल वाला चैप्टर चल रहा था हमारे। तो न्यूक्लियर मॉडल में हम दो मॉडल पढ़ चुके थे। एक तो सेल मॉडल पढ़ लिया था, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ लिया था। उसके नेक्स्ट मॉडल में आते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल है अपना फर्मी गैस मॉडल, जिसे कहते हैं फर्मी मॉडल। तो देखो, न्यूक्लियर मॉडल के अंतर्गत अपने पास तीन नाम थे। एक तो था अपने पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो क्या कहता था अपने पास द्रव बूंद मॉडल, यानी नाभिक को कैसा माना था, द्रव की बूंद के समान माना था, द्रव बूंद मॉडल। दूसरा था अपने पास सेल मॉडल। तो सेल मॉडल में क्या था, इसका डायग्राम बना था, इसके कुछ एविडेंस थे, कुछ पोस्टुलेट थे, उसी के बेस पे एक मॉडल को बनाया गया था, उसका डायग्राम भी बताया था। अब अपन थर्ड बात करते हैं। थर्ड आता है अपने पास फर्मी गैस मॉडल। तो ये लास्ट मॉडल है अपना, जो बीएससी के सिलेबस में है। उसमें केवल तीन मॉडल ही अपने दे रखे हैं। तो उसमें अपन फर्मी गैस मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फर्मी। ये फर्मी क्या चीज़ है? तो फर्मी एक तरह के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जैसे अपने पास बोजॉन होते हैं, वैसे ही फर्मियन होते हैं। तो जैसे ही बोजॉन और फर्मियन, मैंने शायद सेकेंड ईयर में भी आपने स्टैटिक्स पढ़ी है, जो उष्मागतिकी वाली थर्मोडायनेमिक्स बुक्स थी, उसमें स्टैटिक्स में दिया हुआ था फर्मियन और बोजॉन के बारे में। उस टाइम मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो बात करते हैं फर्मी गैस मॉडल। तो फर्मियन में क्या होता है, एक तो फर्मियन में कुछ पार्टिकल होते हैं। जो पार्टिकल क्या होते हैं, दो से ज़्यादा एक साथ रह नहीं सकते। एक तो वो चीज़ होती है अपने पास। फिर होती है कि अपने पास अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पार्टिकल आते हैं। अब यदि मानते हैं कि अपन बात करें किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आएगा अपने पास, नाभिक के अंदर की बात आएगी। तो नाभिक के अंदर में क्या होता है अपने पास, जब नाभिक के अंदर की बात करें तो नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फर्मी कहता है कि जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको भी वो कैसा मानता है, फर्मी पार्टिकल मानता है। फर्मी पार्टिकल मानता है मतलब इसको तो मान लेता है वो फर्मी प्रोटॉन, इसको मान लेता है फर्मी न्यूट्रॉन। तो इस तरह से वो इसको भी क्या करता है, फर्मियन के रूप में कंसीडर करता है। और ये क्या करता है, उसकी उसका डेरिवेशन देता है, यानी उसके एनर्जी के बारे में बताता है, उसकी ऊर्जा अवस्था के बारे में बताता है, तो उस चीज के बारे में बताता है। तो सबसे पहले फर्मियन में क्या माना कि इसमें जो भी अपने पास न्यूक्लियन होते हैं, एक तो फर्मी प्रोटॉन हो गया, दूसरा फर्मी न्यूट्रॉन हो गया, तो वो हो जाएगा अपने पास फर्मी गैस मॉडल। तो अब अपन सबसे पहले इसमें फर्स्ट डायरेक्शन करते हैं, नाभिक में अवस्थाओं की संख्या। देखो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसका मतलब जो फर्मियन ने क्या माना कि वो एक तरह से फर्मियन या फर्मी पार्टिकल है। तो फर्मी पार्टिकल में कुछ एनर्जी स्टेट होगी, यानी कुछ स्टेट अवस्थाओं में कितने पार्टिकल रह सकते हैं वो निकालना है अपन को, यानी कि इतने पार्टिकल इस अवस्था में रह सकते हैं। तो उसका ही का डेरिवेशन है। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है नाभिक में अवस्थाओं की संख्या, किस बेस पे, फर्मी गैस मॉडल पे। अब ये कहता है कि देखो, अपने पास नाभिक में अवस्थाओं की संख्या निकालनी, यानी कितने नाभिक में कितनी एनर्जी स्टेट रह सकती है, तो वो चीज निकालेंगे। तो देखो, इसमें लिखा है कि नाभिक में अवस्थाओं की संख्या में स्थायी अवस्था में मुक्त न्यूक्लियन का तरंग फलन। देखो, जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं अपन, इससे जो अपनी थर्ड बुक, फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें आपने 1D बॉक्स सबने पढ़ा है। 1D बॉक्स क्या होता है अपने पास, कोई भी स्क्वायर बॉक्स होता है, यानी कोई भी, मान लिया कि ए भुजा का क्या होता है, बॉक्स होता है। या फिर मान सकते हैं कि ए भुजा का क्या है, कोई भी वर्गाकार विभव कूप है, यानी पोटेंशियल वेल है कैसा, स्क्वायर का। तो इस टाइप में मान सकते हैं। मैंने इसका तरंग फलन, यदि आप थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हो तो सेकंड ईयर में मैं बता चुका हूँ इसका डेरिवेशन। उस बेस के कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे आपको, तो कि उसकी एनर्जी निकालनी, उसका जो वेव फंक्शन निकालना। तो देखो, जिस श्रोडिंगर समीकरण को काम में लेते हुए यदि अपन क्या करें, जो विभव बॉक्स है, यानी कोई भी, अपन ने क्या माना है यहाँ पे, जो ऊर्जा अवस्थाओं की कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए मैंने मान लिया कि अपने पास जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन क्या है अपने पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो उसी न्यूट्रॉन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, तरंग फलन लिखता हूँ। तो तरंग फलन क्या लिख दिया अपन ने, साई इज इक्वल टू √2। देखो, तरंग फलन क्या होता है अपने पास, जब क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ा है कि तरंग फलन कैसे निकालते हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लेते हुए अपन तरंग फलन लिखते हैं। तो √2 साइन n1 पाई अपॉन में a x। दूसरा है अपने पास, देखो, यदि 1D होता, 2D होता, 3D होता, तो क्योंकि अपन बात करें यहाँ पे 3D की, तो जब 3D की बात करते हैं तो ये तो क्या होगा अपने पास, ये तो 1D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा और ये 3D हो जाएगा। देखो, मैंने तीनों का अलग अलग एक बार वेव फंक्शन लिख लिया है। ये क्या था, देखो क्या माना है अपन ने, ए की स्क्वायर माना है, स्क्वायर की भुजा कितनी मानी है, ए मानी है। तो वो क्या हो जाएगा, √2 साइन n1 पाई a और x। ऐसे ये क्या हो जाएगा अपने पास, √2 देखो वहां भी ए ही है, तो साइन n2 पाई बाय अपॉन में a, और साइन n3 पाई, ये एक्स वाई जेड क्या बताता है यहाँ पे, एक्स वाई जेड तो बताता है एक्सिस को, जो स्क्वायर या जो बॉक्स माना है उसकी भुजा बताता है क्या, अपन को ए बताता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, यदि मैं 3D की बात करूँ तो 3D को क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ए क्यूब, यानी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, तीनों एक साथ। उसके बाद ये तीनों टर्म मैंने एक साथ लिख लिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन हो जाएगा, किसका,
3D बॉक्स का। तो अपन कह सकते हैं कि जो जो फर्मियन क्या मानता है, कोई भी न्यूक्लियन को जो फर्मी गैस मॉडल के रूप में मानता है, तो उसका ये सबसे पहले तरंग फलन लिखता है किस बॉक्स में, 3D बॉक्स में। तो 3D बॉक्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि उसकी कोई भी पार्टिकल है वो फ्रीली मोशन कर सकता है, नहीं उसकी गतिज ऊर्जा तो होगी पर स्वतंत्र स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, कह सकते हैं अपन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तरंग फलन। अब यदि उसके एनर्जी की बात करें तो देखो इस बेस पे क्वांटम मैकेनिक्स में अपन एनर्जी भी निकालते कि कोई भी तरंग फलन आता है या कोई भी पार्ट बॉक्स की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो अपन बात करते हैं बॉक्स में न्यूक्लियन की ऊर्जा। न्यूक्लियन की ऊर्जा अपन जानते हैं कि कोई भी 1D बॉक्स होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, E इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर n1 n2 स्क्वायर और n3 स्क्वायर। यानी ये इसकी क्या हो जाएगी अपनी 1D बॉक्स, सॉरी 3D बॉक्स की एनर्जी होगी। यदि मैं 1D बॉक्स की बात करता तो उसकी एनर्जी क्या होती, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर और साथ में क्या आता n1 स्क्वायर या फिर ओनली n स्क्वायर। यदि 2D की बात करते तो ये क्या आता n2 स्क्वायर, यदि 3D की बात करते तो n3 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन बात करें किसकी, 3D की, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है n1 प्लस n2 प्लस n3 का स्क्वायर। तो इसी को मैंने किसके इक्वल मान लिया, ये n1 n2 n3 क्या कोई भी पूर्णांक नंबर है, यानी कोई भी अक्ष मानेंगे उसी अक्ष पर जो अंतखंड या एक्सिस काटेगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर इज इक्वल टू n1 n2 और n3 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इस टर्म को क्या मान लेता हूँ, एक n के इक्वल, यानी यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, इसको n के इक्वल मान लिया। तो अब ये वाली n मैं कहाँ रखता हूँ इसमें, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर। अब जब ये वाली टर्म आती है तो इसमें आपने नाम सुना होगा डिजेनरेसी, यानी अपभ्रष्टता। यानी इसकी ग्राउंड स्टेट में यदि बात करेंगे, यदि 3D बॉक्स की ग्राउंड स्टेट में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेते हैं अपन, या तो 1 1 1 लेते हैं, फिर 1 1 0 लेते हैं, या फिर 1 1 0 लेते हैं। ऐसे बहुत सारी कंडीशन बनती है, तो वो अपन क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास एनर्जी हो जाएगी किसकी, 3D बॉक्स की, जहाँ पर मैंने क्या मान लिया, n स्क्वायर इज इक्वल टू ये मान लिया। अब अपन देखते हैं कि अपने पास क्या निकालनी, ऊर्जा अवस्था निकालनी है। तो अपन ने सबसे पहले क्या माना था, कोई भी बॉक्स माना है, यानी कोई सा बॉक्स माना है, विभव बॉक्स, या कह सकते हैं कि स्क्वायर बॉक्स माना है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो E व E प्लस डी प्रास में ऊर्जा अवस्था ज्ञात करने के लिए माना एक निर्देश तंत्र है, यानी उसी जो अपन ने बॉक्स माना तो उसके लिए अपन क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, एक निर्देश तंत्र है, तो ये क्या हो गया अपना एक निर्देश तंत्र, यानी एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हो गए। इसके अंदर मैंने क्या मान लिया, कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या माना, कोई भी बॉक्स माना है जिसकी भुजा कितनी है, ए है। फिर अपन ने माना कि जहाँ पर n1 n2 n3 अक्ष के अनुदिश पूर्णांक है। अब मैंने किया मैंने ये एक चीज की कि यहाँ पे जो बॉक्स माना था उसी को मैंने एक जो निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को एक गोला भी मान लिया उसके ऊपर। तो वो त्रिज्या जो सर्कल माना है, जो उसका रेडियस मानी है वो कितनी है, तो उस गोले की त्रिज्या मान ली कि n है। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला गोला मान लिया, इसी के अंदर क्या आ रहा है, ये कंप्लीट बॉक्स आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन में जो भाग होगा, यानी किसका भाग होगा, स्क्वायर बॉक्स का, वो कौन सा भाग होगा, 8वां भाग। जैसे अपन ने पढ़ा है कि कोई भी स्क्वायर बॉक्स में कितने 8 पार्टिकल रहते हैं कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या अपने पास जो भी इस गोले का आयतन होगा वो जो स्क्वायर होगा उसका कौन सा भाग है, 8वां भाग है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या अपन n रेडियस का कोई भी गोला मान लिया जो स्क्वायर बॉक्स था, उसमें n1 n2 3 क्या है, जो अक्ष पर काटेंगे, जैसे ये हो जाएगा अपना n1, ये हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा n3। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके आगे लिखा है कि मैंने 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, यानी यहाँ पे क्या निकालनी है अपन को, सबसे पहले बात करते हैं 0 से E। तो 0 से E की बात करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, तो यानी ऊर्जा अवस्था की संख्या के लिए मैंने गोले का आयतन ले लिया। तो गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई r क्यूब आता है। अब यहाँ पे रेडियस कितनी मानी है अपन ने, n क्यूब, तो ये हो जाएगा अपने पास 4/3 पाई n क्यूब। अब ये 1/8 क्यों लगाया, देखो ये 1/8 लगाया किसकी वजह से, क्योंकि ये जो अपन ने सर्कुल माना है ये कि इसका जो क्यूब का है वो कौन सा भाग है, 8वां भाग है, यानी 1/8वां भाग है। इसलिए मैंने क्या किया, 1/8 4/3 पाई n क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करते हो फिर अपन कहते हैं, जब आगे वाली स्टेप है वो कहता है कि चक्रण अवस्था के लिए। अब देखो चक्रण अवस्था स्पिन जो स्टेट होती है, यानी चक्रण अवस्था में क्या होता है, न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर न्यूक्लियन होते हैं। उनकी चक्रण अवस्था हमेशा कितनी रहती है, 2 रहती है, या तो प्लस हाफ रहती है या माइनस हाफ रहती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसमें चक्रण अवस्था कितनी होती है, न्यूक्लियन में टोटल 2 अवस्थाएं होती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस ऊर्जा अवस्था को 2 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया,
क्योंकि चक्रण अवस्था क्या कहती है कि अपने पास जो न्यूक्लियन होते हैं उसकी दो अवस्था रहती है, तो प्लस हाफ रहेगी या माइनस हाफ रहेगी, यानी दो स्टेट के लिए क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 2/8, ये 4 से 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, क्या रहेगा अपने पास π/3 n³ रह जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि 0 से E व E प्लस डी के मध्य कुल ऊर्जा अवस्था, ये तो किसके लिए बात कर रहे थे, जो अपन ने ऊपर दो स्टेप के लिए बात की वो तो थी ओनली 0 से E के लिए। अब अपन बात कर रहे हैं E से E प्लस डी, यानी E से E प्लस डी के मध्य कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। तो यहाँ पे तो जो ऊर्जा अवस्था निकली कौन सी निकली है, 0 से E की। अब अपन निकाल रहे E से E व E प्लस डी की, यानी दोनों के बीच की। तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ पे E प्लस डी करें तो वहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस डी एन हो जाएगा। तो देखो π/3 तो ऐसे का ऐसे रख दिया π/3, या फिर क्या किया अपन ने, जहाँ n³ था n³ की जगह क्या कर लिया अपन ने, n प्लस डी एन क्यूब हो जाएगा। यानी अपन ने जो देखो यहाँ से क्या लिया, 0 से ये तो लिया 0 से E, तब तो ये एनर्जी स्टेट आ गई। जब 0 से E प्लस डी लिया तो ये क्या आ गया अपने पास π/3, ऐसे का ऐसे, और n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस डी एन क्यूब। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की कुल ऊर्जा अवस्था निकालते हैं। तो कुल ऊर्जा अवस्था क्या हो जाएगी, इसमें से ये लेस करना है तो ये हो जाएगा अपने पास डी एन π/3 n प्लस डी एन क्यूब माइनस का π/3 n³, यानी इसमें से ये क्या कर दिया अपन ने, लेस कर दिया। उसके आगे अपन देखते हैं कि π/3 तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा अपने पास a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता है अपने पास, a³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस का b³। यानी इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कि ये वाली चीज रहती है अपने पास। तो इसी चीज से मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो a³ आ गया प्लस 3a² b, तो 3 आ गया, a² की जगह क्या आ गया अपने पास, n² आ गया, b का dn आ गया। ऐसे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b² यानी dn का स्क्वायर आ जाएगा, और a की जगह n आ गया, और ये क्या b³ का dn, और जो माइनस में था वो क्या लिया, π/3 दोनों में था तो उसको मैंने बाहर ले लिया। तो ये आ गया अपने पास n³ से n³ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास जो टर्म बची उसमें क्या है, जो dn की पावर है, dn क्या बता रहा है अपन को, ऊर्जा अवस्था की संख्या बता रहा है। तो जो dn की पावर थी वही क्या है, उसको जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म आ रही थी उसको नेगलेक्ट कर लिया, यानी जो dn² और dn³ थी उसको तो क्या मान लिया अपन ने, नेगलेक्ट, यानी ये दोनों टर्म तो यहाँ से गई। तो अपने पास टर्म कौन सी बची, केवल ये वाली। तो ये हो जाएगा π/3 3n² dn। तो देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, πn² dn रह जाएगा। फिर अपन बात करते हैं dn इक्वल टू, देखो अब इसमें क्या करता हूँ मैं, अपने पास जो वैल्यू थी, वैल्यू कहाँ से है अपने पास, dn इक्वल टू क्या आया, πn² dn। जब πn² dn आया तो इसमें देखते हैं कि अपने पास n की वैल्यू निकाल सकते हो कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे अपन ने एनर्जी निकाली थी। देखो E इक्वल टू क्या होता है अपने पास, E इक्वल टू होता है 2ma², सॉरी π² अपॉन में 2ma² और n² आता है। यदि n की वैल्यू निकालनी है तो n को तो इधर भेजो, तो n² इक्वल टू 2me अपॉन में π²h²। यदि n की वैल्यू निकालनी है तो 2me अपॉन में π²h² की पावर 1/2। देखो ये दोनों वैल्यू काम में लेंगे, तो जहाँ पर n² है देखो, तो पाई तो क्या किया अपने, ये पाई है तो पाई ऐसे का ऐसे रख दिया। फिर क्या अपने पास n² है, तो n² क्या था अपने पास, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, डी ऐसे का ऐसे रख दिया, और जो n की वैल्यू थी वो यहाँ पे रख दी। अब डी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अवकलन होगा। देखो अवकलन अब किसका होगा, देखो ये तो सब कांस्टेंट है, 2ma क्या भुजा है, पाई h कांस्टेंट है, तो अवकलन होगा वो किसका होगा, e का होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो पाई। अब देखो यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व कैसे की, देखो a² और 1/2, यानी a से ये 2 से 2 रहेगा तो क्या रहेगा, ओनली a रहेगा, और ये क्या रहेगा अपने पास a²। तो ये दोनों a मिलके क्या हो जाएगा अपना a³ हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं कि 2m/π²/h², यदि इस टर्म की बात करें अपन, और 2m अपॉन π² ये इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, यानी 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये आ गया अपने पास 3/2। फिर अपने पास जो e था, इस e को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे का ऐसे सिंगल लिख दिया। फिर अपने पास क्या था, अपने इसका यदि अवकलन करते तो क्या आना चाहिए, देखो 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये 1/2 आगे आ गया। फिर e की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 देगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/e 1/2 और e का de। तो पहले पावर का किया, फिर किसका किया, e का de हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि देखो ये 1 है, यानी 1/2 माइनस 1, ये इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और वो वापस क्या देगा माइनस 1/2, तो उसको मैं ऊपर लाऊंगा तो वो वापस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा अपने पास जो dn इक्वल टू πa³/2
2m पाई स्क्वायर अपॉन में h कट स्क्वायर की पावर 3/2 और e 1/2 डी। तो ये वाला अपना क्या निकला, ये वाला अपना जो निकला कि ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकली है किसमें, फर्मी गैस मॉडल में। यानी जो फर्मी गैस मॉडल बताता है वो सबसे पहले क्या बताता है कि कोई भी बॉक्स लेना है, बॉक्स में अपन ने एक बॉक्स ले लिया प्रोटॉन के लिए, दूसरा बॉक्स ले लिया न्यूट्रॉन के लिए, दोनों की भुजा की लंबाई कितनी मानी है, ए मानी, उसी को लेके अपन ने तरंग फलन लिखा है, एनर्जी लिखी है, फिर उसको एक निर्देशांक निर्देश तंत्र में माना है तो वो उसका 8वां भाग होता है, गोले का आयतन का 8वां भाग हो जाएगा, 2 चक्रण अवस्था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, फिर ई, ये तो जीरो से ई के लिए था, ये ई प्लस डी के लिए तो एन प्लस डी एन हो जाएगा, दोनों को कुल टोटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह से अपनी क्या निकल जाएगी, नाभिक में अवस्थाओं की संख्या निकल जाएगी या ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकल जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। तो एक डेरिवेशन तो ये है और एक है अपने पास फर्मी एनर्जी निकालने का, तो इसके बाद अपन वो भी करेंगे। तो एक बार इसका आप जैसे भी लिखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इस तरीके से शायद आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि मैं बार बार लिखता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने जो इसके जस्ट पीछे पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, नाभिक की ऊर्जा अवस्था की निकाल ली थी अपन ने, यानी डीएन की वैल्यू क्या की थी अपन ने निकाल ली थी। अब अपन बात करते हैं यानी डीएन क्या, एन निकाल लिया था, यानी उसका क्या किया था अपन ने, डीएन निकालने के लिए उसका अवकलन वगैरह कर दिया था, तो अपने पास जो ऊर्जा अवस्था की संख्या है वो निकल गई थी एन। तो ये जो अपने पास एन की वैल्यू आई थी वो क्या है, अपने पास ये वाली वैल्यू आ चुकी थी। अब अपने पास क्या ये वाली वैल्यू आई थी, अब अपन देखते हैं कि इसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो चीज़ देखनी है हमको। तो ये इसमें मैंने लिख दिया, देखो जो टॉपिक का नाम है वो उसी मॉडल का है, नाभिकीय फर्मी ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं कि नाभिक में फर्मी ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ देखनी। तो नाभिक में देखो ई एम फर्मी ऊर्जा स्तर। तो सबसे पहले तो अपन कहते हैं कि फर्मी ऊर्जा स्तर कहते किसे, यानी जो अपना टॉपिक का नाम है वो है कि फर्मी ऊर्जा स्तर। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फर्मी ऊर्जा स्तर की। फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है अपने पास, यानी कोई भी यदि मैं टी इज इक्वल टू क्या करूँ, यदि टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर बात करूँ, फर्मी ऊर्जा स्तर यानी टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर या 0 केल्विन ताप पर जितनी भी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में जो ऊर्जा अवस्था में न्यूक्लियन भरे रहते हैं, यानी टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर अवस्था में जो न्यूक्लियन भरे रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन भरे रहते हैं। यानी T इज इक्वल टू 0 केल्विन अवस्था में, या फिर कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन का जिस अवस्था तक न्यूक्लियन भरे रहते हैं उसी अवस्था को अपन क्या करते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यानी जिस अवस्था तक न्यूक्लियन भरे होंगे वही अपना क्या कहलाएगा, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाएगा। या फिर अपन कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर कम से कम वह ऊर्जा स्तर जहाँ पर न्यूक्लियन भरे रहते हैं वो क्या कहलाता है, अपना फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। ये हो जाएगा अपना फर्मी ऊर्जा स्तर की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं कि इसमें अपन को एनर्जी निकालनी है। तो देखो अपन ने ऊर्जा अवस्था निकाल ली थी, अब एनर्जी निकालने के लिए क्या करें, यदि मैं रेंज लेता हूँ 0 से ई एफ यानी फर्मी ऊर्जा स्तर की, यानी 0 से फर्मी ऊर्जा स्तर की, तो नाभिक में ई एफ फर्मी ऊर्जा स्तर तक नाभिकों की संख्या, तो नाभिक की संख्या अपन को पता है निकाल ली थी, एन इज इक्वल टू क्या था पाई ए क्यूब 2m, ये तो अपन ने निकाल लिया था और ये निकाल लिया था। अब इसका जब ई एफ नाभिकों की संख्या निकालनी है, अब ये किसकी बात कर रहा है, ई एफ की बात कर रहा है, ना कि ई की। EF यानी फर्मी ऊर्जा स्तर, तो इसका क्या करें, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से EF के बीच। यदि इंटीग्रेशन होगा तो देखो ये टर्म तो ऐसे की ऐसे रह जाएगी, ये कंप्लीट ऐसे का ऐसे, इसका इंटीग्रेशन होगा तो E 1/2 + 1 और ये कितना आ जाएगा 3/2, और लिमिट क्या लगेगी 0 से EF। जब इसकी बात करेंगे ये टर्म ऐसे की ऐसे आ गई अपने पास, ये भी ऐसे की ऐसे, ये 3/2 होता है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा EF 3/2। यानी इसमें लिमिट रखी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा EF 3/2। अब अपन जानते हैं कि यदि नाभिक के आयतन की बात करें तो नाभिक का आयतन अपन ने क्या माना था, स्क्वायर माना है, उसका आई वॉल्यूम की बात करते हैं स्क्वायर की, यानी कोई भी स्क्वायर, या फिर अपन कह सकते हैं क्यूबिक माना था, सॉरी स्क्वायर नहीं माना, क्योंकि अपन क्या मानते थे उसमें क्यूब मानते आ रहे ना कि स्क्वायर। तो क्यूब का अपने पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा अपना v इज इक्वल टू ए क्यूब। तो अपन ने क्या माने थे वहां पे दो घन माने थे, कौन सी, ए भुजा के, एक प्रोटॉन के लिए एक न्यूट्रॉन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा नाभिक का आयतन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यदि मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे ए क्यूब है उसकी जगह तो मैंने क्या रख दिया v लिख दिया, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या अपने पास ए क्यूब है।
तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बी अपॉन में 2m पाई, ये कंप्लीट टर्म ऐसे की ऐसे 2/3 EF 3/2। अब अपन को निकालना क्या है, देखो निकालना है अपन को EF निकालना है। तो देखो EF निकालने के लिए इन सबको इधर भेजना है, तो EF अकेला इधर रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन में ये 3/2 हटाना है, तो उसके लिए क्या करूँ, पूरी इक्वेशन में पावर कर देता हूँ 2/3 से मल्टीप्लाई। तो 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो n क्या हो गया 2/3 आ गया, इसकी पावर क्या आ गई 2/3, कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे 3/2 था और 2/3 आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहेगा 1, 2/3 की पावर 2/3 आ गया और EF 3/2 का तो 2/3 की हो जाएगा हट जाएगा, यानी यहाँ से 2/3 आएगा तो वो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना EF। अब अपन आराम से EF अकेला हो गया, कोई पावर नहीं है, कोई पावर की टेंशन है ही नहीं, तो बाकी सबको इधर ले जाऊँ। तो देखो n तो ऐसे का ऐसे था, तो अपने पास क्या रख दिया, सबसे पहले तो क्या किया मैंने 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 2/3 तो ये कैंसिल आउट, ये 3 भी इसके नीचे ले आओ। जब ये वाला 3 है ये यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर क्या रह जाएगा अपने पास n की पावर 2/3, n की पावर 2/3 है, b भी है 2/3। अब अपन देखो पाई स्क्वायर की बात करते हैं, पाई की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या अपने पास पाई की पावर कितनी है 2/3 है, ठीक है। जब इसको आप ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। जब ये वाला 2 हो जाएगा, यानी मैं सॉल्व करता हूँ कि ये क्या हो जाएगा 2/3 तो पहले से ही था, माइनस का 2 और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 2 -6, यानी ये कितना रिजल्ट देगा माइनस का 4/3। जब माइनस का 4/3 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 5 स्क्वायर, यानी ये क्या आ रहा है देखो पाई की जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 4/3, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ पाई का स्क्वायर और माइनस का 2/3, ये क्या होगा माइनस का 4/3। अब जब ये वाला टर्म तो कहाँ आ रही है अपनी, यहाँ आ रही है, अपन को किस साइड लिखना है, इस साइड लिखना है, ये एफ के साथ नहीं लिखना। तो जब ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एन 2/3। तो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। जब इधर क्या आ रहा था -4/3, इधर आके क्या हो जाएगा +/3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ई एफ, तो पाई इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास जो ई एफ आएगा वो क्या आएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी नहीं 3 पाई स्क्वायर एन वी 2/3 एच कट स्क्वायर बाय 2m। अब अपन जानते हैं कि नाभिक के आयतन की बात करें तो नाभिक का आयतन क्या माना है अपन ने 4/3। नाभिक कैसा है गोला है, गोले का आयतन क्या माना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो हो जाएगा अपने पास ई एफ इज इक्वल टू, ये कंप्लीट टर्म ऐसे की ऐसे लिख ली, पहले लिख ली एच कट स्क्वायर बाय 2m जो 3 पाई स्क्वायर एन ऐसे का ऐसे, और वी की जगह क्या रख दिया मैंने ये वैल्यू रख दी, तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब एच स्क्वायर बाय 2m ऐसे का ऐसे, ये 3 ऊपर आएगा तो 9 पाई एन स्क्वायर 2/3 ऐसे का ऐसे 4r। अब देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होता है, अपन जानते हैं कि r0 a 1/3 होता है। यदि अपन को r क्यूब निकालना है तो ये क्या होगा r क्यूब और a रह जाएगा, तो ये हो गया r क्यूब था तो r क्यूब a रह गया। अब इस r क्यूब को तो मैं बाहर लाता हूँ तो देखो क्यूब से क्यूब कट के r स्क्वायर रहेगा, तो ये r स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो h कट स्क्वायर बाय 2m r0 स्क्वायर 9 पाई एन अपॉन में क्या रह गया 4a रह गया, तो ये हो जाएगा। अब यदि मैं ये क्या निकला अपनी, ये अपना निकला है फर्मी ऊर्जा स्तर, यानी जो फर्मी एनर्जी होती है उसका व्यंजक निकल गया, यानी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसका फर्मी ऊर्जा का वो निकल गया। अब अपन बात करते हैं फर्मी ने कि नाभिक फर्मी गैस मॉडल में क्या माना है, एक तो प्रोटॉन को माना है, एक न्यूट्रॉन को फर्मियम माना है। तो जो प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ई एफ जेड एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m r0 स्क्वायर, तो 9 पाई जेड अपॉन में 4a। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो n था n की जगह अपने पास किसके लिए लिख रहे हैं प्रोटॉन के लिए, तो ये हो जाएगा केवल z। ऐसे ही यदि न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास n, केवल ये डिफरेंस आएगा। तो अपने पास देखो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m r0 स्क्वायर और साथ में क्या 9 पाई अपॉन में 4a, यानी ये वाला कंप्लीट अपना क्या एक तरह से कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो देखो यदि प्रोटॉन के लिए बात करें तो ये k हो जाएगा कांस्टेंट, जेड बाय a हो जाएगा और 2/3। ऐसे न्यूट्रॉन के लिए बात करें फर्मी ऊर्जा स्तर के न्यूट्रॉन के लिए तो ये हो जाएगा ई एफ एन इज इक्वल टू के एन बाय ए 2/3। अब मैं क्या मानता हूँ यहाँ पे यदि केस लगाते कि यदि नाभिक में बराबर संख्या में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो, मान लिया कि नाभिक में बराबर संख्या में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यानी मान लिया कि वो क्या होता है हमेशा a/2, यदि समान संख्या में होगा तो क्या होगा जो z होगा वही n होगा इक्वल टू a/2 होगा। तो अपन मान सकते हैं कि z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a/2, यानी मैं मान सकता हूँ कि यदि 5b10 की बात करते हैं तो उसमें यदि a होता है तो वो क्या होता है, यानी कोई भी 5b10 या कोई भी नाभिक ले लो x, यदि इसमें प्रोटॉन 5 है न्यूट्रॉन 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये क्या है a/2 है, तो ये भी कितना होगा 5 ही होगा, तो इस फॉर्म से लिख दिया मैंने कि a/2 होगा। तो ये हो गया अपने पास ई एफ इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m r0 स्क्वायर ऐसे का ऐसे
9 पाई/a। अब देखो जेड और एन दोनों की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, a/2, कोई भी एक चीज लिखनी है तो मैंने इसकी जगह लिख दिया, जब यहाँ पे क्या था जेड था तो जेड की जगह क्या कर दिया a/2, और ये 2 था वो क्या है अपने पास वैसे का वैसे, यानी ये 4 है तो कंप्लीट ऐसे का ऐसे लिख दिया ये टर्म, ये ए की जगह क्या हो गया केवल a/2। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है वो काट दो, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, लगभग ए से ए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास रहेगा क्या, लगभग इसको जब कांस्टेंट की वैल्यू रख के सॉल्व करते तो ये वैल्यू आएगी अपनी 37 MeV। तो 37 MeV जब अपने पास क्या आ गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी आ गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसा माना है अपने, बराबर माना है यानी इक्वल माना है। तो इसके बाद क्या आ गया अपना फर्मी संवेग। तो फर्मी संवेग क्या कहता है, फर्मी संवेग अपन को निकालना है पीएफ। तो पीएफ क्या कहता है, जो पीएफ अपन फॉर्मूला जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है 2me, यानी एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है वही होता है, यानी पी स्क्वायर, देखो एनर्जी की फॉर्म में लिखे तो पी स्क्वायर क्या होता है 2m, तो ये क्या होगा 2me इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा √2me। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, फर्मी संवेग की बात करें इससे ये क्या होगा अपना EF होगा, तो ये हो गया अपना देखो 2m, तो ऐसे का ऐसे EF की बात करें तो ये EF की वैल्यू रख ली, यानी h²/2m r0², 9 पाई/8 हो जाएगा और 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा अपना फर्मी संवेग हो जाएगा, यानी पीएफ इज इक्वल टू h/r0 9 पाई/1/3/8। तो ये हो जाएगा अपना फर्मी संवेग, पीएफ इज इक्वल टू लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 250 MeV/c। देखो वहाँ पे अब यहाँ पे MeV/c की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके लिए c से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तब जब ये कंप्लीट सॉल्व करोगे वैल्यू रख के और उसमें क्या करोगे c से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तब ये क्या आएगा अपना ये वाला आंसर आएगा 250 MeV/c। तो अपन कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक स्थायी नाभिक में फर्मी ऊर्जा लगभग कितनी होगी, यानी जो सर्वाधिक स्थायी, देखो जेड और एन क्या लिए अपन ने बराबर लिए, यानी अपन कह सकते हैं कि जब दोनों बराबर होंगे या सम होंगे तो वो कैसा सर्वाधिक स्थायी होगा। तो सर्वाधिक स्थायी नाभिक में फर्मी ऊर्जा लगभग कितना होता है 37 MeV होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा इसका डेरिवेशन। तो अपने पास जो फर्मी एनर्जी निकलनी थी, ये फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए अलग अलग बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग अलग लिख लिया, ये दोनों को बराबर माने तो ये आ जाएगा, दोनों को बराबर माने तो इसकी एनर्जी कितनी आनी चाहिए फर्मी की 37 MeV आनी चाहिए, और यदि संवेग की बात करते हैं 250 MeV/c आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट फर्मी गैस मॉडल हो जाएगा। तो ये आपका था फर्मी गैस मॉडल। तो देखो हमने 3 मॉडल पढ़े हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल जिसमें बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला निकाला है। सेकंड पढ़ा अपन ने सेल मॉडल, सेल मॉडल से भी अपन ने बहुत कुछ निकालना सीखा है, जे निकालना सीखा है, मैग्नेटिक मोमेंट सीखा है, स्मॉल एल की वैल्यू सीखी है, कैसे उसकी डायग्राम बनता है, क्या उसकी टेबल बनाई थी अपन ने। उसके बाद अपना जो ये थर्ड मॉडल था क्या था फर्मी गैस मॉडल, जिसमें अपन ने क्या किया फर्मी गैस यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित है तो वो किस रूप में होते हैं फर्मियन के रूप में मानता है, वो फर्मियन के रूप में मानता है तो वो क्या करेगा 2 क्यूब कंसीडर करेगा, ए बुझा के उसी के बेस पे क्या निकालेगा ऊर्जा अवस्था की संख्या निकालेगा, और उसी के बेस पे ये क्या निकालेगा अपनी एनर्जी निकालेगा। तो ये क्या हो गया अपना ये कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और जो अपना कह सकते हैं एक तरह से कि अपनी यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद जस्ट एक वीडियो आपके आएगा ओनली क्वेश्चन का रहेगा, उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजने होंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। तो देखो यूनिट फर्स्ट अपनी 3 पोर्शन में थी, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमारे पास है अब न्यूक्लियर विभव को अपन ने एनर्जी स्टेट पढ़ ली, उसकी एनर्जी निकाल ली, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो फर्मी ऊर्जा स्तर की एनर्जी निकाली वो निकाल ली अपन ने। अब हम बात करते हैं कि अपने पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसी के बेस पे है न्यूक्लियर विभव पोटेंशियल यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल। तो देखो न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल क्या कहता है अपने को, न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल कहता है कि अपने पास कोई भी विभव कूप है, तो ये क्या मान लिया कोई भी एक पोटेंशियल वेल यानी विभव कूप मान लिया, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी कुआं मान लिया। तो इसमें क्या अपने पास यहाँ पे मैंने प्रोटॉन को शो किया, यहाँ पे न्यूट्रॉन को शो किया। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज है कि जो प्रोटॉन का जो अपने पास फर्मी ऊर्जा स्तर है वो कहाँ तक है अपने पास यहाँ तक भरे हुए, यानी न्यूनतम में न्यूक्लियन जहाँ तक न्यूक्लियम भरे रहते हैं वो इसका फर्मी ऊर्जा स्तर होगा। ये क्या हो गया अपना फर्मी ऊर्जा स्तर किसके लिए हो गया प्रोटॉन के लिए, तो वो मैंने लिखा है EFZ हो गया। यदि न्यूट्रॉन यहाँ पर तक भरे हुए तो न्यूट्रॉन क्या क्या लिख दिया मैंने EFN कहाँ तक यहाँ तक।
तो अपन कह सकते हैं कि ये बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये चीज क्या है अपने पास, ये बी है अपने पास की जो न्यूक्लियर विभव का यानी पोटेंशियल वेल का जो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है, यानी अपने पास हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी अपने पास जो न्यूक्लियर पोटेंशियल या विभव का जो उच्चतम बिंदु है उस वो वाला बिंदु, और जो अपने पास फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो अपनी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि जो विभव कूप का उच्चतम या किसी भी नाभिक में किसी विभव कूप का उच्चतम बिंदु तथा फर्मी ऊर्जा स्तर के आलेख के बीच जो एनर्जी का गैप होता है या जो एनर्जी होती है वही उसकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो वही चीज अपन ने मानी है। तो ये हो जाएगा, देखो मैंने एक विभव कूप लिया, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग ले लिए, ये प्रोटॉन ले लिया, ये न्यूट्रॉन ले लिया, न्यूट्रॉन के लिए ये मान लिया, प्रोटॉन के लिए ये मान लिया। तो ये उसका फर्मी ऊर्जा स्तर आ रहा है प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा यानी जो मैक्सिमम पॉइंट का जो पोटेंशियल वैल्यू है उसका मैक्सिमम पॉइंट और जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसके बीच का दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगी, अपने पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। यदि इसकी मैं गहराई की बात करूं कितना डीप है, तो गहराई की बात करें तो देखो औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो औसत बंधन ऊर्जा लगभग कितनी होती है प्रति न्यूक्लियन की, 7 से 8 MeV होती है। ये इसकी क्या रहता है, लगभग एवरेज रहता है। यानी जो औसत बंधन ऊर्जा यानी एवरेज एनर्जी पर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहती है वो कितनी रहती है, 7 से 8 MeV। तो वो मैंने लिख लिया कि कोई भी 8 MeV मान लिया। और जो फर्मी ऊर्जा स्तर जो अपन ने इसके जस्ट पहले अपन ने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, यानी फर्मी की वैल्यू देखो एनर्जी की कितनी आई थी 37 MeV, ऐसे ही अपने पास मोमेंटम की कितनी आई थी 250। तो अपने पास जो 37 आया था वो लिख दिया और 8 क्या आया था अपने पास जो एवरेज एनर्जी वो लिख दिया। तो टोटल अपने पास जो गहराई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 MeV, यानी जो अपनी गहराई होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी जो विभव कूप की गहराई होगी वो कितना होगा 45 MeV हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी ये यूनिट क्या होती है खत्म होती है। देखो यूनिट फर्स्ट जो अपने पास थी, अब चाहे इसमें देखो RU राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे शेखावटी ले लो, चाहे MLSU ले लो, चाहे जय नारायण व्यास ले लो, चाहे MDS ले लो, सभी यूनिवर्सिटी में लगभग जो BSc थर्ड ईयर, BSc B.Ed थर्ड ईयर या फिर BSc ऑनर्स में जो न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक चलती है थर्ड ईयर की क्लास में, उसमें आपके लगभग एवरेज देखोगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको यही मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा न्यूक्लियर, और जो फर्स्ट पोर्शन होगा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट आपकी कितने भागों में बांटी हुई है, यूनिट फर्स्ट आपकी बांटी हुई है 3 भागों में। तो देखो फर्स्ट हो जाएगा अपने पास चैप्टर यानी न्यूक्लियर से रिलेटेड, यानी न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर की डिस्कवरी है, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी है, वो सब इसी के अंदर आएगा। कुछ मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, वो सब भी किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। फिर जो दूसरा चैप्टर है अपना, दूसरा चैप्टर है न्यूक्लियर पोटेंशियल का है, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स का है, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स का। तो ये अपन ने कंप्लीट पढ़ ली है। न्यूक्लियर फोर्स में क्या था, न्यूक्लियर फोर्स था कैसे कहते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, एक सेगर चार्ट था, कुछ इसके बारे में था, स्टेबिलिटी थी। थर्ड आता है अपने पास, थर्ड आता है अपने पास 3 तरह के मॉडल है, यानी न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर मॉडल में फर्स्ट लिक्विड रॉक मॉडल पढ़ा, फिर सेल मॉडल पढ़ा, फिर फर्मी गैस मॉडल पढ़ा। तो इसी के साथ अपनी ये यूनिट क्या हो जाती है, जो ये यूनिट फर्स्ट थी ये क्या हो जाती है अपनी खत्म हो जाती है। यानी चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो अपने पास, चाहे तीनों चैप्टर लगभग एक ही यूनिट में मिलेंगी। अगर बाय चांस तो भी आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो उनको ध्यान रखना कि आप एक बार सिलेबस जरूर मिलान करना, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे हो तो जो भी पढ़ना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपने टॉपिक कवर करिए। तो अपने पास जो यूनिट फर्स्ट थी वो खत्म हो चुकी है लगभग आज। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको आपको सॉल्व करके भेजना होगा। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नई यूनिट में, शायद मिलेंगे अपन, या तो इसके नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पार्टिकल फिजिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और अच्छी यूनिट है। जो केवल क्या है, कोई भी रटने जैसा काम नहीं है, न उसमें थ्योरी है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो याद रखनी है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें यदि मैं कंपटीशन, इस यूनिट में यदि मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करूँ तो कौन कौन से टॉपिक थे, देखो इस यूनिट में यदि मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो क्या क्या आ सकता है वो बता देता हूँ एक बार। जो कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले तो नाभिक की प्रॉपर्टी है, यानी नाभिक के गुण बताए थे मैंने। तो नाभिक के गुण में जो मैंने एक तो प्रचक्रण यानी मोमेंटम वाला, यानी एंगुलर मोमेंटम, और एक स्पिन के बारे में बताया था। स्पिन बताया था, एक मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था, एक क्वाड्रपल मूवमेंट। तो ये 3 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपके एग्जाम में। यदि मैं न्यूक्लियर की इसी के चैप्टर में यदि और बात करें तो अपने पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ था, जो बहुत ही कम चांस होता है कंपटीशन में आने के। एक इसका था रदरफोर्ड स्कैटरिंग, यानी रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग,
वो क्या था अपने पास, वो आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में, ये भी इसके पर आएगा क्या, इसमें सीधा सा फॉर्मूला पूछेगा कि बी किस पर डिपेंडेंट है या स्कैटरिंग एंगल किस पर डिपेंडेंट है, इस फॉर्म में आ सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो अपने पास है वो यही चीज़ है। जो न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इसमें कुछ अपन ने गुण पढ़े थे, जो स्पिन डिपेंडेंट रहता है या चार्ज इंडिपेंडेंट है, इस टाइप के जो गुण है वो क्या होते हैं अपने पास आ सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स में। तो इसमें से आपको ये आ सकता है। और थर्ड में जो न्यूक्लियर मॉडल है उसमें जरूर क्वेश्चन आता है, तो आपका आएगा कहाँ से, सेल मॉडल से। तो सेल मॉडल से आपको जो जे निकालना है, स्मॉल एल निकालना है, जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो वो सब निकालने का तरीका क्या है, सेल मॉडल से। और यदि फर्मी और इनसे आता है तो इनसे क्या आएगा, केवल और केवल ओनली फॉर फॉर्मूला आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम नई यूनिट में नई क्लास के साथ, ठीक है।